हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड मैंने करवा दिया है। अगर आप लोग चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भाषा सीखने के उद्देश्य और सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर पढ़ेंगे भाषा सीखने के उद्देश्य क्या हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए उद्देश्य से स्टार्ट करेंगे। सबसे मेन उद्देश्य है इसका संप्रेषण कौशलों का विकास। ठीक है, बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना भाषा सीखने का मेन उद्देश्य होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स संप्रेषण कौशल क्या होते हैं? एक दूसरे से बातचीत करना, नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। तो उन स्किल्स का डेवलपमेंट करना बच्चों में भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास करना भी भाषा सीखने का उद्देश्य है। देखिए, भाषा विकास से संज्ञानात्मक विकास, जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे कॉग्निशन डेवलपमेंट भी होगा बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द भंडार का विकास। बच्चों में शब्द भंडार का विकास करना भी भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। ठीक है, प्रभावशीलता, जिससे बच्चा अपने विचारों को प्रभावी ढंग से कह पाए, अधिक से अधिक संप्रेषण के माध्यम से। देखिए, भाषा सीखना मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सीखना। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आएँ, जितने ज़्यादा शब्द आएंगे उतना ज़्यादा वो कम्युनिकेट कर पाएगा, है ना। और प्रभावशीलता, बच्चों में जो शब्द भंडार का विकास तो होगा ही होगा, और उनमें प्रभावशीलता भी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चा अपने विचारों को प्रभावी ढंग से कह पाए। वही है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, ये जो है भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी। ये भी भाषा सीखने का एक उद्देश्य है, जिससे बच्चा अच्छी तरह अपनी बात को क्रिएट कर सके और सबके सामने रख सके। ठीक है, क्रिएटिविटी का विकास करना भी भाषा सीखने का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे व्याकरण का विकास। ठीक, इससे शुद्धता आती है, वाक्यों को बोलने में शुद्धता आती है। आप लोग जानते होंगे ग्रामर सीखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। बच्चों को अगर ग्रामर अच्छे से आएगी तो वो जो भी वर्ड या फिर सेंटेंसेस बोलेंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? शुद्धता होगी, है ना। वाक्यों को वो शुद्धता के साथ बोल पाएंगे। नेक्स्ट है पढ़ने में रुचि का विकास। ठीक है, भाषा सीखने का यह भी एक उद्देश्य होता है कि बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लें। ठीक, नेक्स्ट है भाषा सौंदर्य से अवगत कराना। बच्चों को भाषा सौंदर्य से अवगत कराना। भाषा सौंदर्य क्या होते हैं? मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, रस, ये सभी भाषा सौंदर्य होते हैं। तो इनके बारे में बच्चों को बताना, ये भी भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। बच्चों में सहज अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए, सहज अभिव्यक्ति क्या होती है? बच्चा कुछ भी बता रहा है, भले ही वो अपने बारे में कुछ बता रहा है या फिर स्कूल में टीचर उनको कुछ पढ़ा रहे हैं और कुछ टॉपिक्स बच्चों से पूछे कि आप अपने शब्दों में ये चीज़ बताइए, तो उनको अच्छी तरह से वो सहज रूप से अभिव्यक्त कर पाएँ, ऐसी एबिलिटी बच्चों में डेवलप करनी है। ठीक है, तो ये सभी हो गए भाषा सीखने के उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे भाषा सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? देखिए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां बच्चा स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा और क्षमता के अकॉर्डिंग सीखे। ठीक है, क्लासरूम में टीचर को ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिससे बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार सीखे। ठीक है, और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी। कभी कभी क्या होता है, क्लासरूम में टीचर ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं एकदम स्ट्रिक्ट। ठीक है, टीचर जो कहेगा बच्चों को बस वही फॉलो करना है। बच्चे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, है ना।
कभी कभी स्कूल में ये चीज़ हो जाती है, तो टीचर को ध्यान रखना है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा बनाए जिससे बच्चा अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग सीख सके। अगर इस तरह से बच्चा सीखेगा तो वो मज़े मज़े में सीखेगा और बहुत लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ें उसको याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंग्लिश में इसको बोलते हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें भिन्नता ज़रूर होगी। ये भिन्नता कई चीज़ों को लेकर हो सकती है, भाषा को लेकर भी हो सकती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं होते। ठीक है, अगर ट्विन्स होंगे ना तो वो भी सेम नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंसेस होते ही होते हैं। तो ऐसे ही भाषा को लेकर भी बच्चों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, है ना। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा टाइम लेकर सीखता है, कोई बहुत देर में सीखता है ना। तो ये चीज़ें हैं भाषा सीखने का दूसरा सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, बच्चा विद्यालय में भाषा की पूर्ण समझ लेकर आता है। वैयक्तिक विभिन्नता का कारण घर का परिवेश, बच्चे की रुचि आदि भी हो सकते हैं। ठीक है, बच्चा क्या है कि विद्यालय में भाषा की पूर्ण समझ लेकर आता है, बट कौन सी भाषा सीख कर आता है? वो अपनी रीजनल लैंग्वेज सीख कर आता है, स्थानीय भाषा। उसके आसपास में, उसके परिवेश में, उसकी फैमिली में जो लैंग्वेज बोली जाती है वही सीख कर बच्चा स्कूल में आता है। तो वैयक्तिक विभिन्नता का कारण घर का परिवेश और बच्चे का इंटरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रोत्साहन एंड अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, अभिप्रेरणा सीखने सिखाने की पहली शर्त है, यह केंद्र में है। ठीक है, बच्चों को कुछ भी सिखाना है ना, सबसे पहली शर्त होती है अभिप्रेरणा। बच्चे अभिप्रेरित होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए। जब वो अंदर से मोटिवेटेड होंगे तभी वो किसी चीज़ को सीख सकते हैं। अगर बच्चे मोटिवेटेड हैं ही नहीं तो वो लैंग्वेज या कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो मोटिवेशन होती है ना उसको सेंटर में रखा गया है, केंद्र में रखा गया है। ठीक है, इससे एक दिशा मिलती है किसी कार्य को शुरू करने, बनाए रखने और अंत तक पहुंचाने की। ठीक है, मोटिवेशन या फिर प्रोत्साहन कह लो, ये क्या होती हैं? इनसे एक दिशा मिलती है बच्चों को, किसी कार्य को स्टार्ट कैसे करना है, उसको कंटिन्यूसली बनाए कैसे रखना है और उसका एंड कैसे करना है। ठीक है, वहाँ तक ले जाने की पूरी प्रोसेस में मोटिवेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक, जैसे उदाहरण, कविता, कहानी आदि से बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है और एक्टिविटीज़ से भी बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। मोटिवेट करने के बहुत सारे वेज़ हैं। ठीक है, बच्चों को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दो, पोयम सुनाओ, स्टोरीज सुनाओ, बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाओ। देखो, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना बच्चों पे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का पड़ता है। ठीक है, बच्चे खुद से करेंगे अगर किसी काम को तो उसका इफ़ेक्ट बच्चों में सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम ये सभी करवा सकते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, पोयम सुना सकते हैं, स्टोरीज सुना सकते हैं और बच्चों से एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। ठीक है, इनसे बच्चे क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराकर सिखाना। देखिए, क्रिएटिविटी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। बच्चे जब एक्टिविटी करेंगे खुद से तो उस चीज़ को वो जल्दी सीख जाते हैं और हमेशा उनको याद भी रहता है कि हमने खुद से ये एक्टिविटी करी थी और इससे ये चीज़ सीखी थी। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाओ। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे अवलोकन भी सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन भी सीखेंगे। जैसे बच्चों ने कोई एक्टिविटी करी, एक्टिविटी करने के बाद टीचर ने उनसे कहना चाहिए कि आपने जो एक्टिविटी करी है इसको खुद ही ऑब्ज़र्व करो, एक बार इसका अवलोकन करो। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे? उससे ऑब्जर्वेशन करना सीखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे बच्चे ऑब्ज़र्व करेंगे उसके बाद वो देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी कमियां हैं, कमियां क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम्स रही, ये सभी बच्चे खुद से उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक सिचुएशन को मैनी एंगल से देखेगा।
ठीक, बच्चे ने कोई क्रिएटिविटी करी, करने के बाद उसने उसको ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने देखा कोई कमियां तो नहीं रही हैं, क्या प्रॉब्लम रही, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बहुत सारे एंगल्स वो ढूंढेगा। ठीक है, कोई एक सिचुएशन है उसको बहुत सारे एंगल से देखेगा और उनके आंसर करना यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी बहुत सारे एंगल से वो सीखेगा। नेक्स्ट देखेंगे अनुकरण का सिद्धांत, इमिटेशन। ठीक है, अनुकरण के अवसर देने चाहिए, बच्चे इससे जल्दी सीखते हैं। अनुकरण होता है नकल करना। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें तो अनुकरण मतलब होता है नकल करना, इमिटेशन करना। लाइक जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो आपस में जिस लैंग्वेज में बातचीत करते हैं वो चीज़ उसको अनुकरण करता है बच्चा। ठीक है, नकल करता है उस लैंग्वेज की और वैसा ही बोलना वो सीख जाता है। तो यही है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण यानी कि इमिटेशन के बहुत सारे अवसर बच्चों को देने चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जल्दी से सीख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुपात व क्रम का सिद्धांत। ठीक है, 4 भाषा कौशल होते हैं। देखिए अनुपात और क्रम के सिद्धांत में क्या है, आपको पता होगा लैंग्वेज स्किल्स 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, और अगर शॉर्ट में आपको याद करना है तो LSRW एंड हिंदी में सु बो प ली। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों को इसी सीक्वेंस में भाषा कौशल सिखाने चाहिए और सबको साथ लेकर चलना है। हमने किसकी बात करी थी? LSRW। ठीक है, इनकी बात हो रही है। बच्चों को इसी सीक्वेंस में करवाना है। देखिए सबसे पहले बच्चा सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा और फिर लिखना सीखेगा। इस सीक्वेंस में भाषा कौशल बच्चों को सिखाने हैं, ऐसा कहा गया है। और इन सभी को साथ लेकर चलना है इंटीग्रेटेड मैनर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक बार तो मैंने ये कहा कि इन्हें एक सीक्वेंस में सिखाना है बच्चों को, पहले लिसनिंग करवानी है, फिर स्पीकिंग करवानी है, फिर रीडिंग करवाना है, फिर राइटिंग करवानी है ना, और फिर बोला कि इन सभी को साथ लेकर चलना है। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है। देखिए इसका मतलब ये है, सबसे पहले हम बच्चों को लिसनिंग सिखाएंगे, यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनना सीखेगा। उसके बाद स्पीकिंग यानी कि बच्चा बोलना सीखेगा। बोलने के बाद रीडिंग, बच्चा पढ़ना सीखेगा। अब देखिए जब बच्चे ने सुनना सीखा, उसके बाद बोलना सीखा, है ना, तो जब वो बोलना सीख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो सुनना भूल जाएगा, ये नहीं है, साथ साथ लेकर चलना है। जैसे सबसे पहले बच्चे ने क्या किया? सुनना सीखा, उसके बाद बोलना सीखा, है ना, तो जब उसने बोलना सीखा तो सुनना उसके साथ साथ चल रहा है। ऐसे फिर वो रीडिंग यानी कि पढ़ना सीखेगा। पढ़ना सीख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि S और L वो भूल जाएगा, ये नहीं, सुनना और बोलना भी साथ साथ में चलते रहेंगे पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद राइटिंग, बच्चा लिखना सीखेगा। अब लिखना सीख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिकली बस वो लिखना ही सीख रहा है। लिखना सीखने के साथ साथ उसके पीछे जो उसने सुनना, बोलना और पढ़ना सीखा है, ये भी सब साथ साथ चलेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये सभी, इन सभी को साथ लेकर चलना है, इंटरकनेक्टेड हैं ये सभी और इन्हें एक सीक्वेंस में सीखना है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ लिखी गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है, बच्चों को नेचुरल वे पर सिखाना है और उनको रटवाना नहीं है। ठीक है, रटवाना नहीं है, बस एक नेचुरल वे पर उनको सिखाना है। ये कौशल अंतः संबंधित होते हैं। कौन से कौशल? LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये सारी स्किल्स क्या होती हैं? अंतः संबंधित यानी कि इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत है बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। देखिए LSRW सभी कौशलों का मौका बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि
लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है, स्पीकिंग थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, फिर रीडिंग और कम इम्पॉर्टेंट है, राइटिंग बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये सारे ही चारों स्किल्स जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए बच्चों को इन सारी स्किल्स का मौका देना चाहिए, जिससे बच्चों में अच्छे से सारी स्किल्स डेवलप हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत, रिपीटिशन। जितना अधिक दोहरा कर सिखाया जाएगा बच्चा उतना जल्दी सीखेगा। बार बार दोहरा कर सिखाना ज़रूरी है लंबे समय तक याद रखने के लिए। ठीक है, बार बार दोहरा कर बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है। बार बार दोहरा कर जब बच्चे सीखते हैं तो उन्हें बहुत लंबे समय तक याद रहता है और वो जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बच्चों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए, एग्जाम्पल देकर, कहानियाँ सुनाकर, अदर एक्टिविटीज़ करवाकर। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करना बच्चों में बहुत ज़रूरी होता है। जब बच्चे अंदर से इंटरेस्टेड होंगे तभी वो उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट बनाने के लिए बच्चों को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देने चाहिए, बच्चों को कहानियाँ सुनानी चाहिए, बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, जिससे बच्चे क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे सीखने में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत। ठीक है, घर और विद्यालय, घर की भाषा और स्कूल की लैंग्वेज में सहसंबंध बनाने से बच्चों की रुचि बढ़ेगी। देखिए क्या कह रहा है, घर की लैंग्वेज बच्चों की अलग होती है और स्कूल की लैंग्वेज अलग होती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा, जैसे कोई बच्चा हिंदी स्पीकिंग स्टेट का है, स्कूल में हिंदी में उसको सिखाया जाएगा, बट हो सकता है घर में उसकी कोई अदर लैंग्वेज हो, लाइक कुमाऊनी हो, है ना। तो स्कूल की लैंग्वेज और घर की लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है बच्चों की। तो ऐसा नहीं करना है कि उनकी जो मदर टंग है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसको डिस्करेज किया जाए स्कूल में, ऐसा नहीं करना है, एनकरेज करना है। और जो घर की उसकी लैंग्वेज है उसको स्कूल की लैंग्वेज के साथ सहसंबंध बनाकर रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़। सहसंबंध का सिद्धांत में यही कहा गया है कि घर की भाषा और स्कूल की लैंग्वेज में सहसंबंध बनाने से बच्चों की रुचि बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत, पढ़ाने के लिए प्लानिंग करना। नियोजन करना मतलब होता है प्लानिंग करना। देखिए, लेसन प्लान बनाना, टीचिंग एड का प्रयोग करना, लेसन प्लान बनाने के लिए गतिविधियों का निर्माण करना, गतिविधि का कक्षा में प्रयोग करना, इससे बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, रुचि का निर्माण करना। देखिए, प्लानिंग करना, पढ़ाने से पहले टीचर को प्लानिंग करनी होती है कि उन्होंने क्लास में किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। सबसे पहले वो लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूरी प्लानिंग होती है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग एड का प्रयोग करना। टीचर टीचिंग एड का अगर प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बच्चों को जल्दी समझ में आती है, बच्चे उस चीज़ को सीखने में रुचि लेते हैं। ठीक है। गतिविधियों का निर्माण करना, गतिविधि का कक्षा में प्रयोग करना, इससे बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना और रुचि का निर्माण करना। अगर ये प्लानिंग के साथ टीचर क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और अच्छी तरह से वो सीखेंगे। टीचिंग प्रोसेस जो होगी वो इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, ये भी एक प्रिंसिपल है भाषा शिक्षण का। नेक्स्ट देखेंगे जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, अधिगम को रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लर्निंग होती है उसे रियल लाइफ से जोड़ना है। टीचर ने बच्चों को इस तरह के एग्जाम्पल देने हैं जो कि उनकी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। अगर रियल लाइफ से कनेक्टेड एग्जाम्पल टीचर बच्चों को देंगे तो वो टीचिंग बहुत इफ़ेक्टिव होगी और बच्चे इंटरेस्ट के साथ उसको सुनेंगे भी और सीखेंगे भी। ठीक है। नेक्स्ट है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। देखिए, बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाना है ना तो उसमें बच्चों को ही सेंटर में रखना है। ठीक है, बाल केंद्रिता मतलब ये होता है बच्चों को उनके इंटरेस्ट, उनके मेंटल लेवल, मीन्स कि उनकी ही सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पढ़ाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 9th क्लास का कोई टॉपिक आपने 4th क्लास के बच्चों को पढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बाल केंद्रिता का सिद्धांत कहता है कि बच्चों को सेंटर में रखना है तब पढ़ाना है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग,
उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन होता है रीइंफोर्समेंट। आपने ये नाम सुना होगा, रीइंफोर्समेंट क्या होता है। जैसे क्लासरूम में टीचर बच्चों से कुछ पूछते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन टीचर ने बच्चों से पूछा, एक बच्चे ने आंसर दिया, हो सकता है उसने थोड़ा बहुत सही आंसर किया हो और थोड़ा बहुत उससे मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, तो जहाँ पर उससे मिस्टेक हुई है वहाँ पर बच्चों को डांटना नहीं है, ठीक है, बल्कि बच्चों को रीइंफोर्स करना है कि बेटा कोई बात नहीं, आपने जितना बताया ये सही था, और उसके बाद जो बताया इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बच्चों को रीइंफोर्स करना है, पुनर्बलन देना है कि आपने जो बताया वो सही था और थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, आप बाद में प्रयास करके इसे सुधार सकते हैं, बैठ जाइए। ठीक है, इस तरह से बच्चों को रीइंफोर्स करना है। इससे क्या होगा, बच्चा रुचि के साथ पढ़ेगा, ठीक है, और आगे सीखने के लिए वो प्रेरित होगा, उसे बुरा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। ठीक है, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत कहने का क्या मतलब है, हर किसी की मातृभाषा अलग हो सकती है। मातृभाषा क्या होती है, बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी रीजनल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा, मदर टंग। ठीक है, वो क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है बच्चे की। ज़रूरी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं सबकी एक ही मदर टंग हो, सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है। तो हर बच्चे की जो मदर टंग होती है ना, उसको लेकर के बच्चों को डिस्करेज नहीं करना है, बल्कि एनकरेज करना है। उसकी मदर टंग को टीचर ने सुनना है, उसे एक्सेप्ट भी करना है। उसके बाद क्लासरूम में जिस लैंग्वेज में टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है उससे उसको सहसंबंध बिठाना है, को रिलेट करके बच्चों को पढ़ाना है। ये नहीं कहना है कि आपकी मदर टंग ये है तो आप ये नहीं सीख सकते दूसरी लैंग्वेज, ऐसा नहीं कहना है। ठीक है, तो बच्चों को इनकरेज करना है और उनकी जो मदर टंग है उसको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। कक्षा का इन्वायरमेंट ऐसा बनाना जिसमें बच्चे अपनी बात स्वतंत्रतापूर्वक कह सकें। ठीक है, क्लासरूम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होगा टीचर ने, जिससे क्या होगा, हर बच्चा क्लासरूम में पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हो या अदर किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हो, या फिर टीचर बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर देने में वो पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो टीचर को क्लासरूम का ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिससे बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और डरे नहीं। कभी भी टीचर को एकदम स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं करना है क्लासरूम में। ठीक है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, पोलाइटली पढ़ाना है, उनकी रुचि, उनके लेवल, हर चीज़ को ध्यान में रख करके टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है। इसीलिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात बिना किसी झिझक के कह सकें। ठीक है, नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत। क्लासरूम को ऐसा बनाना है टीचर ने कि बच्चा खुद चयन करके टॉपिक को पढ़े। कहने का मतलब है, कभी कभी होता है ना कि क्लासरूम में बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ने का मन नहीं करता है, बट फिर भी टीचर उसी टॉपिक को पढ़ाता है। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चों से पूछ लेना है कि आज हम ये पढ़ेंगे, कितने बच्चों का इसमें इंटरेस्ट है आज। अगर बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट है तो आप पढ़ा सकते हैं, अगर बहुत कम बच्चों का इंटरेस्ट है उस टॉपिक में तो आप उस टॉपिक को नेक्स्ट डे पढ़ा सकते हैं। उस दिन कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाइए जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, मन करे बच्चों का उस टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों के अकॉर्डिंग जो चयन किया जाता है उसका भी ध्यान रखना है टीचर ने। ये हो गए सारे सिद्धांत भाषा सीखने के। अब हम पढ़ेंगे भाषा का महत्व। चलिए देखते हैं भाषा का महत्व। संप्रेषण का माध्यम, हमने अभी पढ़ा था कि जो लैंग्वेज है वो टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि संप्रेषण का माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञानार्जन का साधन। भाषा क्या है, ज्ञानार्जन का भी साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहायक। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी जो भाषा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। भाषा सीखने के उद्देश्य और सिद्धांत क्या होते हैं।
अब मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, ये भी ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हिंदी पेडागोजी में ही नहीं, ये मैथ्स पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ये सारे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, टीचिंग की बात करिए, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया द्विध्रुव है। शिक्षण जो है द्विध्रुव प्रक्रिया है, ये कहा था किसने? एडम्स ने, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, शिक्षण द्विध्रुव प्रक्रिया है, बाइपोलर प्रोसेस है, ये कहा था एडम्स ने। बाइपोलर में कौन कौन आते हैं? बाइपोलर नाम से ही क्लियर है ना, बाई दो पोल होंगे। पहला पोल होता है टीचर, दूसरा पोल होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये कहा था एडम्स ने। इन्होंने एक बुक लिखी है इवोल्यूशन, ठीक है, ये भी याद रखना, इन्होंने एक इवोल्यूशन बुक लिखी है। नेक्स्ट है शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। टीचिंग जो है ट्राइपोलर प्रोसेस है, ये कहा था जॉन डीवी ने, ये भी याद रखना है। बाइपोलर प्रोसेस है कहा था एडम्स ने, और ट्राइपोलर प्रोसेस है कहा था जॉन डीवी ने। बाइपोलर प्रोसेस में दो पोल होते हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट, और ट्राइपोलर प्रोसेस में तीन पोल होंगे, नाम से ही क्लियर है ना, ट्राइपोलर, त्रिआयामी। तो वो तीन पोल कौन कौन से होते हैं देखिए, सबसे पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट, और तीसरा एनवायरनमेंट या करिकुलम या सिलेबस, ठीक है, ये तीन। तो ट्राइपोलर प्रोसेस है किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। जॉन डीवी के बारे में कुछ और चीज़ें भी आपको बताती हूँ। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग की बात करी थी जॉन डीवी ने, और इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की भी बात करी थी, प्रगतिशील शिक्षा की भी बात करी थी जॉन डीवी ने, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।